Hello everyone, welcome to Azmalais Academy. Today we are going to discuss the most important current affairs of the last week regarding polity and governance. So let's deep dive into the topics. Our first topic is bulldozer justice, instant punishment versus rule of law. अभी क्या हुआ है देखिए, बिकॉज ये मतलब न्यूज़ में क्यों है, ये बहुत सालों से न्यूज़ में है. इट्स नॉट ए न्यू फेनोमेना. One of the thing because of the boulder justice become very popular is that because of the delay in our judicial process, the people get frustrated, and because of the frustration, people think कि justice जल्दी से होना चाहिए, जल्दी quick justice should be there, और लोग मतलब उसको सपोर्ट भी करते हैं. इसलिए गवर्नमेंट जनरली द गवर्नमेंट अथॉरिटीज जब उनको मतलब कुछ पॉपुलिस्टिक पॉलिसीज जैसा कुछ करना हो तो वो बुलडोजर जस्टिस करते हैं और वो दिखाते हैं कि हाँ जस्टिस इज स्टिल देयर इन द सोसाइटी, और उससे मतलब पॉपुलैरिटी भी मिलती है. तो दैट्स व्हाई इट्स बिकम ए पॉपुलर थिंग. इट इज़ बिकॉज ऑफ ए टेक्निकल इशू, क्योंकि देखिए आपको रूल फॉलो करना है. जुडिशरी विल चेक वेदर यू आर ए गिल्टी और नॉट, लेकिन मतलब अथॉरिटी ही पुलिस स्पेशली दे हैव टेकन द लॉ इन देयर हैंड्स एंड डू द जस्टिस. टेक्निकली दैट इज़ नॉट करेक्ट, बट लोग उसको मतलब अच्छा मानते हैं क्योंकि मतलब जस्टिस जल्दी से हो गया. ऐसे हम लोगों ने बहुत सारा देखा है, रेप केसेस पे भी बहुत सारा देखा है, बहुत कुछ देखा है. अभी ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है, ये बुलडोजर जस्टिस क्यों बोला गया है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा ऐसा इंसिडेंट्स हुआ है जहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं उन क्रिमिनल्स का घर को तोड़ा गया है, और जब गवर्नमेंट को पूछा गया कि आपने उनका घर को क्यों तोड़ा, तब गवर्नमेंट ये बोलता है कि दैट हाउस इज़ इन ए इलीगल ऑक्यूपेशन, मतलब वो गलत जगह पे बैठा हुआ था, वो सरकारी ज़मीन पे वो बैठा हुआ था, वो इलीगल है मतलब, इसीलिए उसको तोड़ा गया है. लेकिन बिहाइंड द सीन ये पता रहता है कि दैट पर्सन इज़ ए क्रिमिनल और उसका घर वो है, इसीलिए उसको एज अ टाइप ऑफ पनिशमेंट देने के लिए, हैरेसमेंट देने के लिए वो किया जाता है. लेकिन दैट इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ. वो रूल ऑफ लॉ का अच्छी तरह से अपहोल्ड करना नहीं होगा. दैट विल बी, यू कैन से रूल बाय लॉ हो सकता है, लेकिन रूल ऑफ लॉ नहीं हो सकता है. इसी के ऊपर ये टॉपिक है, इसी के ऊपर ये डिबेट है. ठीक है, एक्चुअली क्यों ये प्रॉब्लम क्यों है, मतलब बुलडोजर जस्टिस में इशू क्या है. एक तो मैंने बता दिया कि इट इज़ लाइक ए पॉपुलिस्टिक पॉलिसी. ठीक है, इट्स लाइक ए पॉपुलिस्टिक पॉलिसी, लेकिन अगर लीगली हम लोग देखें तो ये सही नहीं है. इट इज़ वायलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस. आपको गवर्नमेंट को, पुलिस अथॉरिटी को सही प्रोसीड्योर्स फॉलो करना चाहिए. ठीक है, रूल ऑफ लॉ प्रमोट करना चाहिए और जस्टिस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए. अगर अथॉरिटी ही, एग्जीक्यूटिव ही जस्टिस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखेगा तो लोग तो रखेंगे ही नहीं. तो इट विल नॉट बी गुड फॉर आवर डेमोक्रेसी. एट द सेम टाइम ए पर्सन शुड हैव द राइट टू अपील. पहले ऑर्डर दीजिए कि ये घर आपका गलत जगह है, इट इज़ ए इलीगल ऑक्यूपेशन. तो उसके बाद जिसके ऊपर आपने केस दिया है उसको आप ये अपॉर्चुनिटी तो दीजिए कि वो अपील कर पाए कोर्ट में. विदाउट अपीलिंग, विदाउट गोइंग इनटू द कोर्ट, यू हैव जस्ट ब्रोकन डाउन दैट हाउस. ये तो सही नहीं है, है ना. इसमें और एक इशू आ जाता है कि कलेक्टिव पनिशमेंट का इशू आ जाता है कि गुनाह तो एक इंसान ने किया है, लेकिन उसके वजह से उस घर में उनका माँ बाप, फैमिली मेम्बर्स, भाई बहन, बीबी, बच्चे, वो लोग दे विल ऑल्सो सफ़र. तो इट्स लाइक ए कलेक्टिव पनिशमेंट. एक इंसान ने क्राइम किया है, सपोज ही इज ए क्रिमिनल, मान लेते हैं, लेकिन वो भी कोर्ट ही बताएगा, लेकिन फिर भी बेस केस सिनेरियो मान लेते हैं कि ही इज ए क्रिमिनल, लेकिन उसका सज़ा उनके घर वालों को कैसे दिया जा सकता है. दैट इज़ नथिंग बट ए पॉपुलिस्टिक मेजर्स गिवन बाय द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव स्पेशली, बट दैट इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ऑब्वियसली, है ना. तो यू नीड टू राइट दोज पॉइंट्स. अगर मेंस में ऐसा क्वेश्चन आता है तो यू शुड राइट दिस पॉइंट कि दिस इज वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, नॉट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस, नॉट फॉलोइंग द प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड, नॉट फॉलोइंग द रूल ऑफ लॉ. इट ऑल्सो वायलेट्स आर्टिकल 21 ऑफ द फैमिली मेम्बर्स राइट टू लाइफ. वायलेट करता है. राइट टू शेल्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है इसको. तो बाकी फैमिली मेम्बर्स का राइट टू, फंडामेंटल राइट तो वायलेट होता ही है, राइट टू लाइवलीहुड का, है ना. तो ये सब आप लिख सकते हो. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि एक्विजिशन कैनॉट बी ए ग्राउंड
ठीक है। एक्यूज, आपने एक्यूज किया है उनको, मतलब उनके ऊपर ये गुनाह साबित नहीं हुआ है, अभी तक अंडर ट्रायल में ही है। दैट कैनॉट बी ए ग्राउंड द ए हाउस कैनॉट बी ब्रोकन जस्ट बिकॉज समवन इज एक्यूज और इवन ए क्रिमिनल। अगर क्रिमिनल हो भी तब भी वही बोला ना, कलेक्टिव पनिशमेंट हो रहा है, मतलब है ना। प्रॉपर नोटिस मस्ट बी देयर, ये प्रॉपर नोटिस तो होना चाहिए। राइट टू अपील, हाँ अपील करने का मतलब मौका तो होना चाहिए। अगर इलीगल ऑक्यूपेशन भी है, घर मतलब गलत जगह भी बैठा हुआ है, तब भी एक नोटिस दीजिए, उसके बाद अपील करने का मौका तो उनके पास होना चाहिए, है ना। बट पीपल लाइक so much of these things because our justice system is delayed actually, है ना। delay in justice system is one of the major issues because of which a lack of trust in our justice process। और 10 साल 15 साल के बाद जो एक्चुअली क्रिमिनल था वो बाइज्जत बरी भी हो जाता है कभी कभी। तो दैट्स वाई देयर इज लैक ऑफ ट्रस्ट इन आवर जस्टिस सिस्टम एंड दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स लाइक बुलडोजर जस्टिस, है ना। ये सब मतलब बहुत पॉपुलर हो चुका है, लोग पसंद करते हैं, इसीलिए लोग पसंद करते हैं तो पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं उसको टू गेन सम वोट बैंक्स। लेकिन टेक्निकली फ्रॉम एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ नॉट राइट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सालों से ये न्यूज़ में था, एक्चुअली बहुत साल पहले ये न्यूज़ में था एंड यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा था। आई थिंक इन 2020 प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 या 2019 में एमपी लेट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली उठा के दिया था कि ये जो फंड्स है, दिस फंड्स आर लैप्सेबल और नॉट। ठीक है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया था, वहाँ पे लैप्सेबल बोला था, वो सही नहीं है, द फंड्स आर नॉन लैप्सेबल। तो अभी देखते हैं तो कि क्या है एक्चुअली ये न्यूज़ में अभी क्यों आया है कि 2019 से 2024 तक 5 सालों में जितना भी पैसा मतलब एमपीओ को मिला है वो बहुत पैसा यूटिलाइज ही नहीं हुआ है। पहले तो मैं ये बताता हूँ तो कि एमपी लेट फंड क्या है। देखिए फुल फॉर्म क्या है इसका, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। जितना भी एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं फॉर लोकल एरिया डेवलपमेंट। ठीक है, उनको ये पैसा मिलता है कि आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कीजिए, कि वाटर टैंक बनाना है, कोई टनल बनाना है, छोटा मोटा कैनल बनाना है, कोई भी मतलब एक साल में आपको 5 करोड़ रुपए मिलेगा। ठीक है, और ये पैसा नॉन लैप्सेबल है, मतलब सपोज 5 करोड़ रुपए है, 5 करोड़ रुपये में से इस साल सिर्फ 3 करोड़ रुपये ही खर्च हुआ, बाकी 2 करोड़ रुपये नहीं हुआ, तो वो लैप्स नहीं हो जाएगा, मतलब वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर के लिए वो एडअप हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट ईयर 5 करोड़ आने वाला है प्लस 2 करोड़, तो 7 करोड़ का काम आप कर सकते हो नेक्स्ट ईयर। मतलब 5 सालों में टोटल 25 करोड़ विल बी एलोकेटेड, बट एवरी ईयर यू विल गेट 5 करोड़। ठीक है, लेकिन इसमें इशू क्या आया है, इट इज़ इनइफिशियंसी एक्चुअली, एडमिनिस्ट्रेटिव इनइफिशियंसी, दैट इज़ नथिंग बट एग्जाम्पल ऑफ इट, कि जितना पैसा आया है दैट इज़ अंडर यूटिलाइज्ड, मतलब बहुत पैसा ऐसे ही रहा, मतलब वो यूटिलाइज ही नहीं हुआ, वो शो ही नहीं कर पाए, उसमें वो पैसा का इस्तेमाल ही नहीं हो पाया, इतना इनइफिशियंट हो गया है। अभी इस पर भी इशू है, करप्शन वगैरह बहुत इशू है, लेकिन इसके ऊपर भी बेनिफिट मतलब उसको देखभाल करने के लिए या मतलब उस फंड का सही इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत इनिशिएटिव वगैरह लिया है, वही हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में। तो ये टॉपिक न्यूज़ में इसीलिए है कि 2019 से 2024 तक जितने एमपीलेट्स फंड्स हैं उन सबका फंड्स में से बहुत सारा फंड अंडर यूटिलाइज्ड है, अभी तक उस फंड का यूटिलाइजेशन सही से हुआ नहीं है। ठीक है, वही देखते हैं क्या है इसका फीचर्स, क्या क्या है। देखिए, द मनी 5 करोड़ एवरी ईयर टू एवरी सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप नॉमिनेटेड हो, आप इलेक्टेड हो, लोकसभा से हो, राज्यसभा से हो, डजेंट मैटर, यू विल गेट 5 करोड़ रुपीज़ फॉर लोकल एरिया डेवलपमेंट एवरी ईयर। सेविंग्स डू नॉट एक्सपायर, मतलब फंड्स आर नॉन लैप्सेबल इन नेचर, मतलब वही बोला मैं ना कि 3 करोड़ यूज़ कर लिया, 2 करोड़ नहीं किया, तो 2 करोड़ नेक्स्ट ईयर में आप लोगों को मिल जाएगा, प्लस जो 5 करोड़ आने वाला है, मतलब 7 करोड़ का काम आप नेक्स्ट ईयर कर सकते हो। ठीक है, गोल्डन रूल क्या है, ये यहाँ पे एमपी कैनॉट टच द कैश, यहाँ पे सीधा एमपी के बैंक अकाउंट में नहीं आता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो पूरा पैसा आ जाता, नहीं, ऐसा नहीं है। द अमाउंट कैन बी एलोकेटेड ओनली बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आप लोग एक दिन आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, अगर आईएएस बनेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन चुके होंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब बनेंगे, ये एमपी लेट का जो फंड है इसको आप मैनेज कर पाएंगे, मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो, जो भी मतलब फंड एलोकेशन करना हो, वो आपका जिम्मेदारी होगा, लेकिन आप पर्सनल यूज़ के लिए तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली। दैट फंड इज केम टू इज बिकम योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द नेम ऑफ द एमपी। ठीक है, एमपी कैन रिकमेंड द प्रोजेक्ट्स कि यहाँ पे इस जगह में ये काम करवाना है, इस जगह पे ये काम करवाना है, एंड अकॉर्डिंगली द डीएम या डीसी विल
मैनेज द थिंग। ऐसा भी नहीं कर सकता कि ये एमपी डीसी को बोले कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर है, इसको आप दे दीजिए, ये कर देगा। ऐसा भी नहीं कर सकता, टेंडर वगैरह निकालना पड़ेगा। एमपी क्या कर सकता है, सजेशन दे सकता है कि इस यहाँ पे रास्ता बनवाना है, यहाँ पे एक टनल बनवाना है, कैनल बनवाना है, या कोई वाटर टैंक बनाना है, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी प्रोजेक्ट हो, या स्कूल बनवाना है, कुछ भी हो, मतलब द एमपी कैन डू इट, और मतलब एमपी कैन रिकमेंड इट, एंड अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस द डीएम शुड एग्जीक्यूट द थिंग्स। ठीक है, तो ये फीचर्स है इस स्कीम का। हु कैन स्पेन एंड वेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो इलेक्टेड लोकसभा मेंबर्स है दे कैन ओनली सजेस्ट वर्क इनसाइड देयर ओन एरिया और इन देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लोग इलेक्ट होके आए हैं वहाँ पे ही वो क्या कर सकते हैं, रिकमेंडेशन कर सकते हैं। इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर, अभी राज्यसभा मेंबर का तो कोई स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होता है, दे आर बीन इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट, तो उस स्टेट का कोई भी हिस्सा कहीं पे भी, मतलब दे कैन रिकमेंड द वर्क। नॉमिनेटेड मेंबर्स, अभी नॉमिनेटेड मेंबर्स तो मतलब स्टेट का भी नहीं है, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ सोशल सर्विस, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, है कि नहीं। दे हैव बीन रिकमेंडेड, दे हैव बीन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, 12 मेंबर्स इन द राज्यसभा, तो दे कैन रिकमेंड एनी वर्क इन अक्रॉस इंडिया, इंडिया के कहीं पे भी वो अपना काम क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। तो उस जगह का जो डीसी होगा, डीएम होगा, वो उस काम को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस फैक्ट्स फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अभी क्रिटिसिज्म क्यों है, स्लो वर्क है। स्लो वर्क क्यों है, ए लॉट ऑफ मनी सिंपली लाइज इन द बैंक बिकॉज प्रोजेक्ट्स आर डिलेड। प्रोजेक्ट्स डिले होता है, फंड रिलीज नहीं होता है, तो पैसा यूटिलाइज नहीं हो पाता है ना। सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी इशू है एक्चुअली, अकॉर्डिंग टू वेरियस एक्सपर्ट्स, दिस इज नथिंग बट सेपरेशन ऑफ पावर। क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट वगैरह करना ये सब एग्जीक्यूटिव का काम है, एक एमपी इज ए लेजिस्लेचर, तो आप एक लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव का काम कैसे दे सकते हो। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया कि दिस इज वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर, ये देखिए, इसमें देखिए मतलब करप्शन भी बहुत आता है कि सपोज एमपी और डीसी मिल गए, और एमपी ने जिस कॉन्ट्रैक्टर को मतलब रिकमेंडेशन दिया, उसी कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर मिल गया, तो जो पैसा था वो पैसा मतलब पूरा खा गए लोग, और जो प्रोजेक्ट था वो सिर्फ कागजों में ही रहा, वो इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। ऐसा बहुत होता था। ठीक है, ऐसा बहुत होता था, लेकिन गवर्नमेंट ने ई साक्षी ऐप जो है उसको लॉन्च किया। इसके लॉन्च करने के बाद यू हैव टू जियो टैग द प्रोजेक्ट, द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड यू हैव टू अपलोड ए पिक्चर ऑफ दैट प्रोजेक्ट एट द सेम टाइम, यू हैव टू जियो टैग दैट प्रोजेक्ट, तो लोग ताकि लोग मतलब ऑनलाइन उसको देख सके, उस प्रोजेक्ट को देख सके, उसका लोकेशन ट्रैक कर पाए। ठीक है, तो इससे करप्शन तो बहुत घट गया है, लेकिन इट इज़ ए इशू ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ठीक है, और एक बात याद रखिए, इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। आई थिंक मैंने ये दिया है शायद नीचे, इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब क्या, कि होल फंड विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द फंड विल नॉट बी शेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, पूरा फंड कहाँ से आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। यू कैन पॉज द वीडियो एंड सबमिट द क्वेश्चन, सबमिट द आंसर। द नेक्स्ट, इंडियाज हेल्थ केयर इज ट्रांसफॉर्मिंग, बिल्डिंग ग्लोबल पावर हाउस। अभी क्या हुआ है देखिए, कुछ अच्छा चीज़ें हुआ है हेल्थ केयर को लेके, हम लोगों का इश्यूज भी हैं बहुत ढेर सारा। आफ्टर एक्चुअली कमिंग अप ऑफ द आयुष्मान भारत, lots of things have had actually drastically changed in positive way, especially बहुत कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने भी किया है, जैसे आयुष्मान भारत के अंदर जो इंश्योरेंस है, अराउंड 12 करोड़ फैमिलीज एंजॉय दिस इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख रुपीज़ पर ईयर, वो एक बहुत बढ़िया है। उसके लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है, वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज बिन डिक्लाइनिंग। ठीक है, तो इसलिए मेडिकल एक्सपेंसेस भी थोड़ा कम हो जा रहा है लोगों के पास। मतलब पहले ऐसा होता था कि आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर हो गया तो आपको सब कुछ मतलब सेल करना पड़ता था, आपका प्रॉपर्टी वगैरह। बिकॉज ऑफ दिस इंश्योरेंस स्कीम, ए लॉट ऑफ पोर पीपल हैज़ बीन इंक्लूडेड अंडर दिस स्कीम, एंड यू कैन गेट द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, एंड यू डू नॉट नीड टू सेल योर प्रॉपर्टी, योर हाउस इन द नेम ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। तो इससे बेनिफिट तो बहुत कुछ हुआ है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि इंडिया इज़ वर्किंग फर्स्ट टू बिकम विकसित भारत बाय 2047।
तो 2047 में हम लोगों का गोल है पंच प्राण, आप लोगों को याद ही होगा शायद कि 5 प्राण हैं, उसमें से एक क्या है, तो बिकम ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047, विकसित भारत, है ना। तो विकसित भारत होने के लिए यू शुड हैव गुड हेल्थ स्टैंडर्ड्स, तो गुड हेल्थ स्टैंडर्ड्स के लिए हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस आर्टिकल का ये मानना है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं क्या है मेन गोल, क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, कि सबको मतलब हेल्थ का एक्सेस मिले, ठीक है। इक्वलिटी इन हेल्थ एक्सेसिबिलिटी, इक्वलिटी इन हेल्थ एक्सेसिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इक्वलिटी नहीं है, जो अमीर है उन्हीं के पास हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी है, सबके पास नहीं है। अभी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो जाएगा, मतलब क्या, एवरीबडी विल हैव इक्वल हेल्थ एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। एवरीबडी शुड गेट मेडिकल ट्रीटमेंट विदाउट टेकिंग हैवी लोन्स और सेलिंग देयर लैंड और पे टू हॉस्पिटल बिल्स, ठीक है। आयुष्मान भारत का थोड़ा कंपोनेंट्स वगैरह हम लोग देख लेते हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स regarding medical insurance and reducing the out of pocket expenditure of people. हेल्थ केयर इंश्योरेंस क्या है कि गिव्स फ्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख पर ईयर तो ओवर 12 करोड़ पोर फैमिलीज। ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है, फैमिलीज के लिए है। हर फैमिली को 5 करोड़ रुपए मिलेगा हर साल का, ठीक है। लोकल क्लिनिक्स, आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स, ओवर 1.84 लाख स्मॉल क्लिनिक्स इन विलेजेस वर एस्टेब्लिश। दे प्रोवाइड बेसिक चेकअप्स, फ्री मेडिसिन, योगा राइट नियर पीपल्स होम्स, ठीक है। तो जो बेसिक ट्रीटमेंट वगैरह है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। पीएम अभिम के अंदर क्या है, ए मैसिव 32,928 करोड़ प्लान टू बिल्डिंग बिग टेस्टिंग लैब्स, क्रिटिकल केयर वार्ड्स, एवरी डिस्ट्रिक्ट सो दैट रेडी फॉर एनी फ्यूचर पेंडेमिक। फ्यूचर पेंडेमिक के लिए ताकि हम लोग रेडी रहें, उसके लिए पीएम अभिम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है कि टेस्टिंग लैब वगैरह हो गया, ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें हो गया, वो सब डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। डिजिटल हेल्थ आभा आईडी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। आप ई गवर्नेंस में इसको यूज़ कर सकते हो। आभा आईडी एक आईडी है जहाँ से मतलब एक इंडिविजुअल को एक आभा आईडी दिया जाएगा, उस आईडी से आप क्या कर सकते हो, पूरा मेडिकल हिस्ट्री उनका जान सकते हो। तो मेडिकल हिस्ट्री जानने के बाद आपका डायग्नोस्टिक भी बहुत बढ़िया होगा और आपको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। तो जैसे आभा आईडी इज जैसे अपार आईडी है फॉर एजुकेशन पर्पजेज, सिमिलरली आभा आईडी इज देयर। आभा आईडी के थ्रू एक इंसान का मतलब मेडिकल हिस्ट्री जाना जा सकता है। हाँ, इसमें क्रिटिसिज्म भी है कि इस डाटा को लीक अगर हो गया, मतलब प्राइवेसी कंसर्न है, तब तो मतलब एक इंसान का बहुत क्रिटिकल कंडीशन, बीमार वगैरह सब कुछ जाना जा सकता है। इट कैन बी हाईली मिस यूज, है ना, और हो सकता है। लेकिन हाँ, दीज आर वेरी गुड स्टेप्स। सक्सेस क्या क्या हुआ है, पॉजिटिव थिंग्स, यू कैन यूज इट इन योर मेन्स। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हैज़ बीन डिक्लाइन बाय 83%। ग्लोबली भी डिक्लाइन हुआ है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, लेकिन ग्लोबली ड्रॉप बाय 45%, बट इंडिया में इट इज़ अराउंड 83% ड्रॉप इन द लास्ट 10 years, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ केयर इज बिकमिंग वेरी गुड, ठीक है। चाइल्ड डेथ्स ड्यूरिंग 5 years ओल्ड हैव रिड्यूस्ड बाय 75%। सेविंग मनी, जन औषधि केंद्र क्या करता है, जेनेरिक मेडिसिन सेल करता है। जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है, दे आर नॉट ब्रांडेड ड्रग्स, they are not branded drugs. Since they are not branded drugs, they are cheap, though their effectiveness is good. हाँ, there are some concerns are there कि डाटा मेंटेन नहीं होता है अच्छी तरह से, बहुत कुछ चीज़ें हैं। लेकिन जेनेरिक मेडिसिन आर जनरली चीप फ्रॉम द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो ब्रांडेड जो रॉयल्टी जो मतलब एक प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जेनेरिक मेडिसिन में बहुत कम रहता है, ठीक है। तो द पोर पीपल कैन इजीली एक्सेस टू द जेनेरिक मेडिसिन एंड कैन सोल्व देयर मेडिकल एक्सपेंसेस, ठीक है। अभी यहाँ पे एक डाटा गया है, क्या है कि लास्ट मतलब 10 सालों में 30,000 करोड़ का बेनिफिट हुआ है बिकॉज ऑफ द जन औषधि केंद्र बाय सेलिंग द जेनेरिक मेडिसिन। मतलब मेडिकल एक्सपेंसेस में उतना ज़्यादा लगता अगर जेनेरिक मेडिसिन नहीं दिया जाता तो। मोर डॉक्टर्स, मोर मेडिकल कॉलेजेस आर एस्टेब्लिश एंड डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो इज ऑल्सो इंक्रीज। फ्यूचर टेक ड्रिवन हेल्थ केयर, कैंसर प्रिवेंशन 2026। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि HPV वैक्सीन कार्विकल कैंसर को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लाया है ना, तो प्रोवाइड फ्रीली तो अवेलेबल फ्रीली फॉर स्पेशली फॉर द 14-year-old गर्ल्स, है ना। AI डॉक्टर्स, तो टेक्नोलॉजी इज बीन यूज टू अर्ली डिटेक्ट द आई डिजीजेस विच कैन बी डिजीज वेरी अर्ली एंड उसके ऊपर ट्रीटमेंट किया जा सके। ड्रोन डिलीवरी, आई ड्रोन, जो जहाँ पे मतलब जंगल वगैरह बहुत ज़्यादा है या मतलब हिली ले रहे थे जहाँ पे इट इज़ नॉट वेरी इजी टू रीच देयर, वहाँ पे ड्रोन के थ्रू वैक्सीन्स, ब्लड सैंपल्स, ठीक है, ब्लड्स, ये सब
पहुंचाया जा सकता है, आई ड्रोन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टर्म्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करके रखा है, आप लोग एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज राइज ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी इन इंडिया। ओबेसिटी मतलब ओवरवेट। ये इंटरेस्टिंग फेनोमेना है एक्चुअली इंडिया में। एक तरफ अराउंड मोर देन 1 करोड़ चाइल्ड इज फेसिंग ओबेसिटी, और एक तरफ अराउंड 5 to 6 करोड़ चाइल्ड आर फेसिंग माल हंगर। ये एक ही दुनिया में हो रहा है, एक ही इंडिया में हो रहा है। ठीक है, तो इट्स अ पैराडॉक्सिकल थिंग्स एक्चुअली। एट द सेम टाइम सम are facing obesity, overweight, and some are facing hunger, malnutrition. Okay, देखिए इसमें डाटा क्या है। अराउंड 1.25 करोड़ चिल्ड्रन इन इंडिया आर नाउ डेंजरसली ओवरवेट, मतलब ओबेसिटी वो लोग फेस कर रहे हैं। डबल बर्डन मैंने बताई है। डबल बर्डन क्या कि इंडिया इज फाइटिंग बोथ एट द सेम टाइम माल न्यूट्रिशन, हंगर, एट द सेम टाइम ओबेसिटी, ओवरवेट। ओवरवेट क्यों हुए हैं? एक तो बात ये हो गया कि जंक फूड अवेलेबल हो गया है बहुत इजीली, एंड द पैकेट्स आर वेरी अट्रैक्टिव, है ना। तो इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड द चाइल्ड एक्चुअली चिल्ड्रन लाइक्स दोज कार्टून्स एंड द थिंग्स, द पैकेजिंग थिंग्स, एंड एक्चुअली द कंपनीज package those things in that way कि it will attract the child, and junk foods are easily available nowadays. So that is one of the issue. Then more screen time than green time. ग्रीन टाइम से ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो गया है। ग्रीन टाइम मतलब क्या कि आप बाहर खेलने कूदने कम जाने लगे हो, स्क्रीन पे ही ज़्यादा रखते हो, ज़्यादा दिखते हो। तो उससे क्या होता है, आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होता है, आप बैठे बैठे खाते रहते हो, तो यू हैव लेस वर्क, तो ओबेसिटी होगा ऑब्वियसली, है ना। हिडन शुगर्स, पैकेजिंग जो मतलब जूसेस है, मतलब जूस ड्रिंक्स वगैरह है, उसमें बहुत हाई लेवल ऑफ शुगर, हाई लेवल ऑफ सॉल्ट रहता है। तो इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस फ्रॉम द पेरेंट्स साइड्स। जो पैकेजिंग जो मतलब ड्रिंक्स होते हैं, ड्रिंक्स इन द सेंस जो फ्रूट जूस वगैरह होते हैं, वहाँ पे सिर्फ फ्लेवर होता है, वहाँ पे एक्चुअली फ्रूट जूस नहीं होता है। तो वहाँ पे बहुत ढेर सारा सॉल्ट कंटेंट होता है, शुगर कंटेंट होता है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजन फॉर ओबेसिटी। ओके, गवर्नमेंट क्या कर रहा है इसका? गवर्नमेंट हैज़ एक्चुअली FSSAI हैज़ इनिशिएटेड ईट राइट मूवमेंट कि सही खाओ, कम शुगर खाओ, कम सॉल्ट खाओ, सही खाओ। ठीक है, ऑयल कितना बार कैसा यूज़ करना है, ठीक है, ये सब मतलब ये अवेयरनेस क्रिएट करता है। PM पोषण योजना, PM पोषण योजना वांटेड टू टैकल द हिडन हंगर इशू। तो पहले जो मिड डे मील इशू, मिड डे मील वाला जो स्कीम था, उसको रिप्लेस करके PM पोषण योजना बना दिया गया है, क्योंकि राइट नाउ गवर्नमेंट वांट टू फोकस मोर ऑन हिडन हंगर, मतलब न्यूट्रिशन। मतलब पेट तो भर रहा है लेकिन न्यूट्रिशनली यू आर नॉट फिल्ड, योर बॉडी शुड गेट दैट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन दैट यू आर नॉट गेटिंग इट। ठीक है, आपको अभी नहीं मिल रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए PM पोषण स्कीम लाया गया, और उसमें जो डाइट्स हैं उन पर थोड़ा चेंज किया गया, मतलब वेजिटेबल्स वगैरह, अंडे वगैरह वो सब ऐड किया गया, ताकि न्यूट्रिशियस फूड मिले मतलब स्टूडेंट्स को। हाँ, इस पर भी करप्शन है, वो एक डिबेटेबल चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम तो ये है, यू कैन यूज़ इट इन योर मेन्स। ठीक है, स्टार रेटिंग्स ऑफ पैकेज, अभी गवर्नमेंट एक बढ़िया स्टेप करने वाला है, अब तक नहीं किया है। जैसे AC वगैरह, फ्रिज वगैरह, उन सब में स्टार रेटिंग रहता है ना कि एनर्जी कंजम्पशन कितना है। अगर 3 स्टार है, अगर 5 स्टार है, 5 स्टार इज़ वेरी गुड एनर्जी एफिशिएंट, वो इलेक्ट्रिसिटी कम लेगा, है ना। 3 स्टार वाला ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेगा, तो यू विल हैव ए गुड आइडिया। तो सिमिलरली जो पैकेज फूड है वहाँ पे स्टार रेटिंग रहेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टार रेटिंग्स द पेरेंट्स कैन चूज कि विच फूड इज़ हेल्दी, विच इज़ नॉट। क्योंकि देखिए पीछे सब कुछ लिखा तो होता है, लेकिन वो लिखा होना ना होना सेम चीज़ ही है, क्योंकि वहाँ पे डिटेल बहुत ज़्यादा होता है, टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो सब कुछ सबको समझ में भी नहीं आता है। लैंग्वेज इशू भी है, मैक्सिमम टाइम दे आर रिटन इन इंग्लिश। इन इंडिया नॉट सो मेनी पीपल आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द टेक्निकल टर्म्स विच इज़ रिटन इन इंग्लिश, और लोगों के पास समय भी नहीं होता है। अगर स्टार रेटिंग होगा तो क्या होगा, पीपल कैन ईजिली चूज कि अच्छा ये कम हेल्दी है, ज़्यादा हेल्दी है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, लेकिन हाँ ये अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, बट दैट्स ए वेरी गुड आइडिया, यू कैन यूज इट इन योर वे फॉरवर्ड। ठीक है, यू कैन यूज इट इन योर वे फॉरवर्ड। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हमको ये इसके ऊपर क्यों देखना है? क्योंकि देखिए दीज आर द फ्यूचर जनरेशंस। अगर फ्यूचर जनरेशन हेल्दी नहीं होगा तो देश भी हेल्दी नहीं होगा, एंड विल हैव वेरी वीक वर्कफोर्स। वीक वर्कफोर्स से प्रोडक्टिविटी भी कम होगा, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा।
एक बंदा फिजिकली अगर वीक है, दैट पर्सन इवेंचुअली बिकम मेंटली इल। फिजिकली स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है तो बिकम मेंटली स्ट्रांग, ठीक है। तो दैट इज़ वन ऑफ द इशू, वन ऑफ द रीज़न कि व्हाई वी नीड टू थिंक अबाउट दिस थिंग्स वेरी प्रोफाउंडली, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन भी निकालना चाहिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज डाटा प्राइवेसी, ठीक है, डाटा राइट्स जो है। अभी क्या हुआ है देखिए, मतलब right now some big tech giants have some kind of monopoly over Indian market, क्योंकि इंडिया में देखिए इंटरनेट यूजर्स आर around 85 crore people uses internet, so there is a huge internet users in India, and among these internet users the platforms like WhatsApp, they have around the customer of around 50 crore. So when they have a customer pool of 50 crore, they have almost kind of a virtual monopoly, क्योंकि आप व्हाट्सअप यूज़ किए बिना अभी जी नहीं सकते हो, चल नहीं सकते हो, मतलब चल सकते हो, अदरवाइज यू विल बी कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी। हाँ, यूपीएससी प्रिपरेशन में व्हाट्सअप वगैरह हम लोग अनस्टॉल करके रखते हैं, इसीलिए कट ऑफ भी हो जाते हैं सोसाइटी से, है ना। बट इफ़ यू वांट टू बी इन टच विद द सोसाइटी, यू हैव टू हैव सब काइंड ऑफ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, स्पेशली व्हाट्सअप, क्योंकि व्हाट्सअप पे सब लोग कनेक्टेड है, तो यू ऑल्सो वांट टू बिकम पार्ट ऑफ दैट कनेक्टिवनेस। तो अभी बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ ह्यूज एडवांटेज ऑफ व्हाट्सअप, दिस काइंड ऑफ ए वर्चुअल मोनोपोली, अभी ऐसा हो गया है कि मतलब वहाँ पे जो भी एग्रीमेंट आए आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। व्हाट्सअप इज इन दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड कि टेक इट और लीव इट, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तुम डाउनलोड करो, हमारा टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करो, तभी वी विल अलाउ यू टू यूज आवर ऐप। अगर नहीं करोगे तो यू कैन लीव इट, बट दैट इज़ नॉट ए वेरी गुड थिंग टू डू। और इन रिसेंटली व्हाट्सअप ने क्या किया कि आपका जो डाटा है, दैट डाटा कैन बी शेयर्ड बाय द पेरेंट कंपनी मेटा डाटा, जो मेटा है कंपनी, उसके साथ भी शेयर किया जा सकता है। वो कंपल्सन एक एग्रीमेंट कर लिया गया था, और हम लोग पढ़ते भी नहीं है, है ना, कोई भी ऐप आ जाए हम लोग जस्ट आई एग्री 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 हो जाता है। बाय फोर्स इट इज़ नॉट आवर चॉइस, बाय फोर्स वी हैव टू एग्री द license and everything agreements, because we do not have any kind of we do not have any kind of alternatives। तो इससे राइट टू प्राइवेसी का भी हनन हो सकता है, क्योंकि देखिए डाटा तो एनक्रिप्टेड है, लेकिन उस डाटा के ऊपर बेस करके जो मेटा डाटा निकल के आता है, द अदर इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द डाटा, दैट कैन बी शेयर्ड विथ मेटा, एंड मेटा कैन शेयर दोज डाटाज एंड यूज दोज डाटाज to manipulate us. These data are actually shared with the companies, other companies, and those companies utilize those data to give a targeted approach or targeted customer approach। यही इशू है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसी को बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट है सही डेट कि 82 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, एंड उसमें से इतना कनेक्टेड एक वर्ल्ड है, उसमें से व्हाट्सएप के पास 50 करोड़ जैसे ज़्यादा मतलब कस्टमर बेस है। तो ये आई एग्री वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये तो मतलब क्या हो गया, ये बाय फोर्स हो गया, मतलब मोनोपोली प्रॉब्लम हो गया। द कोर्ट्स वार्निंग, मतलब क्या वार्निंग दिया है देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज वार्न्ड दैट टेक जायंट्स दैट दिस टेक इट और लीव इट एटीट्यूड इज अनफेयर, ये सही नहीं है। ओके, आपका मोनोपोली है इसीलिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। हमारा डाटा रिस्क में क्यों है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि कलेक्टिंग मेटा डाटा, ठीक है, इवन योर मैसेजेस आर एनक्रिप्टेड, लेकिन डाटा ऑन द बेसिस ऑफ योर डाटा कैन बी रिकॉर्डेड, कैन बी सीन, कि आपने रात को 2 बजे कहीं पे कॉल किया है, दैट डाटा कैन बी यूज, दैट डाटा कैन बी रिकॉर्डेड, because that app is in your mobile phone, and through the mobile phone you are doing everything. Your mobile phone is your world, means everything that you are can be known by these tech giants, and that can be highly misused, ठीक है। और एक इशू इसमें आता है कि गवर्नमेंट सर्विलेंस, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी मतलब इसको एक लॉ पास करके ये कर लिया गया कि ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गवर्नमेंट कैन सी द डाटा ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो इससे क्या हो जाएगा, स्पाइंग जो पहले आप करते थे बाय यूजिंग सम ट्रोजन हॉर्स काइंड ऑफ वायरसेस और समथिंग लाइक दिस स्पाईवेयर, अभी आपको वो सब करने का जरूरत ही नहीं है। यू हैव ऑलरेडी, यू हैव द डाटा, द टेक जायंट हैव द डाटा, एंड इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी यू कैन एक्सेस दोज डाटा एंड स्पाई ऑन द पीपल, है ना। यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ वायरस और एनी काइंड ऑफ ट्रोजन हॉर्स, यू जस्ट नीड टू हैव द एक्सेस ऑफ दिस डाटा थ्रू द टेक जायंट। तो ये तो पेनल्टी का स्टेट हो जाएगा, है ना।
इट इज ऑल्सो ए कंसर्न। लीगल शील्ड क्या क्या है देखिए, राइट टू प्राइवेसी, केएस पुत्तास्वामी जजमेंट में ये बोला गया था कि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। डीपीडीपी जो है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें ये बोला गया है कि द कंपनीज हैव टू अबाइड बाय द लॉज ऑफ इंडिया, अदरवाइज 250 करोड़ फाइन मे बी इम्पोज्ड ऑन देम, ठीक है। India's first dedicated privacy law, it brings heavy penalties. Companies can be fined up to 250 crore if they fail to protect the user data. लेकिन यूरोप में जो GDPR लॉ है उसमें एक बहुत बढ़िया मतलब कॉन्सेप्ट है, राइट टू बी फॉरगेटन। मतलब एक कंपनी को आप फोर्स कर सकते हो इनकी इंटरनेट से आपका जो भी डाटा है उसको डिलीट करने के लिए। मतलब दैट कंपनी कैन नॉट होल्ड दैट डाटा, एनीथिंग व्हिच इज इन इंटरनेट कैन बी डिलीटेड, ओके। तो इसी को बोला जाता है राइट टू बी फॉरगेटन। मतलब आपका जो भी डाटा इंटरनेट में है आप उसको डिलीट करवा सकते हो, राइट टू बी फॉरगेटन। मतलब आपका डिजिटल फुटप्रिंट खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन ये इंडिया में नहीं है, ठीक है। इंडिया स्टिल लैक्स दिस काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग पावर। अभी तक हम लोग उस टेक जाइंट्स के ऊपर ऐसा एनफोर्स नहीं कर सकते, वो अभी यूरोप में एप्लीकेबल है, अभी नहीं है, ठीक है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि देखिए ये जो टेक इट और लीव इट वाला एटीट्यूड है दैट इज नॉट गुड, यू शुड नॉट परफॉर्म मोनोपोली ओवर हियर, आइदर यू शुड गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू एवरी सिटीजन और यू शुड लीव द कंट्री, यू शुड लीव द मार्केट, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब आपका मोनोपोली तो आप कुछ भी करोगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है, डिजिटल कॉन्सेंट, मेटा डाटा, डाटा प्रिंसिपल, डाटा फिड्यूशियरी। अभी क्या है देखिए, डाटा कॉन्सेंट मतलब क्या, फ्रीली एग्रीइंग टू शेयर योर डिटेल्स विथ एन ऐप विदाउट फीलिंग प्रेशराइज्ड, वो डिजिटल कॉन्सेंट है। अभी डिजिटल कॉन्सेंट तो अभी है नहीं, अभी तो हम लोग को करना ही पड़ता है एग्री, है ना। तो डिजिटल कॉन्सेंट क्या है कि यू हैव बीन एग्रीड, ठीक है, आपके ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है, यू हैव बीन एग्रीड, इसको बोला जाता है डिजिटल कॉन्सेंट। मेटा डाटा क्या है, डाटा अबाउट योर डाटा that can be generated from your data, additional informations by analyzing your data, उसको बोला जाता है मेटा डाटा। डाटा प्रिंसिपल मतलब यू द यूजर, जहाँ से डाटा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, where data is being collected, ठीक है। डाटा फिड्यूशियरी जो मतलब जिस आपका डाटा जो कलेक्ट करेगा उसको क्या बोला जाएगा, डाटा फिड्यूशियरी। कंपनी और गवर्नमेंट ऑफिस लाइक फेसबुक और बैंक दैट कलेक्ट्स एंड डिसाइड व्हाट टू डू विथ योर डाटा। So these are the some important terms. This is important for prelims actually, and as a whole the topic is important for your mains. आप यूज़ कर सकते हो, मेंस में बहुत कुछ जाता है, आप लोग यूज़ कर सकते हो। यहाँ से प्रीलिम्स में भी बहुत कुछ चीज़ें, जिसकी टर्म्स एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं यूपीएससी में कि दिस टर्म हैज़ बीन रिसेंटली इन न्यूज़, व्हाट डू यू मीन बाय इट, ठीक है, उसका ऑप्शन देते हैं। दीज आर वेरी इजी थिंग्स, दिस कैन बी सोल्व विथ लॉजिक ऑल्सो, बट इफ़ यू हैव आइडिया अबाउट द थिंग्स देन इट विल बी इजी फॉर यू टू डू इट, ठीक है। तो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वीक। Hope you have enjoyed the session. Thank you.